नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज मेरे साथ हैं शादमा, जिन्होंने निरंतर प्रयास से बार बार असफलता पाने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और इस बार यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्रैक किया है अपने 4th अटेम्प्ट में। ओके, सो हम जानेंगे शादमा से उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी, क्या क्या हर्डल्स उन्होंने फेस किया और कैसे उन हर्डल्स को ओवरकम किया एंड देन फाइनली कितनी भी असफलताएं क्यों ना आई हो, लगातार प्रयास करते करते इस बार जो है जेआरएफ क्रैक किया है। सो स्वागत है शादमा आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। अच्छा लगा कि आप आए और अपनी स्टोरी जो है, जिससे बहुत सारे आपके जो दोस्त हैं वो भी इंस्पायर होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो इंस्पायर होंगे और वो आपको फॉलो करेंगे और साथ साथ आगे वो भी जून वाले अटेम्प्ट में और सिंसियरली अटेम्प्ट देंगे। सो वेलकम टू दिस टेस्ट सेशन। It's my pleasure, sir, to be here. First of all, I would like to thank you and Textbook team for having me here. It's a great pleasure to sit in front of your mentor who was there throughout your preparation journey. So a big thank you to you. Thank you, Shadma. So Shadma, first of all, we will start with a small introduction about you. कि what was your educational background and like कहाँ से आपने मास्टर्स ग्रेजुएशन वगैरह जो किया है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए कि what was your background. Okay, so hi everyone, my name is Shadma. I have qualified UGC NET JRF December 2023 exam. Basically, if I talk about my qualification, so I did my schooling from Government Girls Senior Secondary School. Then I did my graduation from Delhi University. After that, I completed my post-graduation from IGNOU. So it was my 4th attempt. Last 3 attempts, I could not even qualify NET. But this time, alhamdulillah, I qualified JRF. So it was little struggling journey, I would say. Yes, definitely. देखिए, संघर्ष का ही तो मजा है, ठीक है। सफर तो देखिए मंजिल पे तो पहुंच ही जाते हैं, बट वो जो संघर्ष है ना, वही आपको बहुत कुछ सिखाता है और आगे की जो लाइफ है, इट्स नॉट अबाउट क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन मेरे हिसाब से, कि लाइक वो लाइफ में भी आपको ना हमेशा कुछ भी हो जाए जिंदगी में, वो हमेशा आपको साथ रहेगा कि नहीं, यू कैन डू इट एंड बिकॉज यू हैव डन इट ऑलरेडी। ओके, कितने भी प्रॉब्लम्स आए बट उसको कंसिस्टेंट रहे और हमने सॉल्यूशंस निकाले। लाइफ इज टोटली अबाउट दिस। ओके, कि देयर विल बी प्रॉब्लम्स। ओके, जो है ना कि बोलते हैं कि क्या, व्हेन लाइफ थ्रोज यू लाइक लेट्स से लेमन्स, यू मेक अ लेमनेड। ओके, फाइन। सो चलिए, अच्छा, शादमा ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ बताई कि उनका जो मतलब जो भी आपका ग्रेजुएशन रहा है, मास्टर्स रहा है, वो डिस्टेंस लर्निंग से रहा है। ओके, एंड बहुत सारे क्लासेस में स्टूडेंट्स मेरे पास भी ऐसे आते हैं जो लाइक इग्नू से या फिर डिस्टेंस लर्निंग से प्रिपरेशन किया और उसके बाद उनको लगता है कि हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं है, मतलब सब्जेक्ट, बिकॉज अगेन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अगर आपको क्रैक करना है तो यू नीड गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑल्सो। सो वहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है कि लाइक जो आप डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ते हैं और जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आता है, सो आपको कितना अंतर लगा कि जो स्टूडेंट्स डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं, क्या उनके लिए करना पॉसिबल है? करना तो पॉसिबल है, आपने भी किया है, सो उनको क्या क्या करना चाहिए, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस रहेगा? सर एग्जैक्टली, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से आ रहे हैं तो आपका फाउंडेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि आप इतने कांटेक्ट में नहीं है प्रोफेसर से, आपका रिसोर्सेज इतना नहीं है, बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि आपने मास्टर्स किया है, कुछ ना कुछ तो आपने ज़रूर पढ़ा है, तो आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ा प्लान्ड रहनी चाहिए। आप जो भी आप प्लान कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से डिटेल तरीके से प्लान कीजिए। मैं कहूँगी आप सिलेबस ज़रूर से निकालिए, जो सभी लोग बोलते हैं कि सिलेबस निकालिए, पढ़िए, उसे एनालाइज कीजिए, तो वो कीजिए ऑफ कोर्स। और लाइक आई वुड से कि PYQs निकालने हैं, आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है, पूरा पहले एग्जाम को समझिए और उसके बाद फिर आप इसमें आइए। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मैंने 1-2 मंथ्स प्रिपेयर किया था और सिलेबस इतना अच्छे से देखा नहीं था कि किस तरह से होता है एग्ज़ाम, लेकिन उसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे इतना टाइम लग गया कि 3 अटैम्प्ट्स लग गए मुझे, 4th अटैम्प्ट में मेरा JRF हुआ है। तो आई वुड से कि आप अच्छे से एनालाइज कीजिए, जो भी आप करने जा रहे हैं प्लान कीजिए। समुद्र की गहराई नापना जरूरी है, अगर समुद्र में कूदना है, नहीं तो डूब जाएंगे। बट यही है कि जितना जल्दी आप उसको समझ लेंगे, जितना जल्दी आप उसको एनालाइज कर लेंगे, और इसलिए मैं भी क्लास में बोलता हूँ कि अगर आप इस प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, कोई भी इस प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले आपका टास्क कि कम से कम 3-4 दिन जो है आप पढ़ाई बाद में कीजिएगा। पढ़ाई करना बाद में आते हैं, पर सबसे पहले रास्ता ढूंढना जरूरी है कि यू हैव टू मेक अ ब्लूप्रिंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन कि अच्छा आपको करना क्या है, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। वो जब क्लियर कर लेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, नहीं तो आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे, यहाँ वहां से ये किताब पढ़ी, वो पढ़ा, ये देखा, ये लेक्चर देखा, और
उसका जो एंड रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं रहेगा, ठीक है। एंड शादमा ने वही अपनी जर्नी में सीखा कि पहले अटेम्प्ट दिया, वो समझ में नहीं आया कि क्या किया क्या नहीं किया, सिलेबस सही से कवर नहीं हुआ, बट फिर धीरे धीरे जो अपनी मिस्टेक्स पे आप वर्क करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस पे पहुंच ही जाएंगे। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। स्पेशली जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आई गेस 2021 में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? नो 2022 में। यस 2 में प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो उसके हिसाब से अच्छा, हाँ 4th अटेम्प्ट था ये वाला आपका। सो प्रिपरेशन स्टार्ट करें सबसे पहले भाई कहाँ से, मतलब ये आइडिया है कि चलिए यूजीसी एग्जामिनेशन करते हैं, इसका विचार कहाँ से बना? बिकॉज बहुत से लोग तो यूपीएससी में निकल जाते हैं, कुछ और गवर्नमेंट जॉब, एससी, बैंक पीओ, तो ये यूजीसी का कैसा मन किया? और स्पेशली डिस्टेंस से, बिकॉज डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स बहुत कम ही होते हैं कि जो एकेडमिक कैरियर में जाना चाहें कि अब भाई आगे प्रोफेसर बनना है, लाइक पीएचडी करनी है, तो वो मन कैसे बना? सर एक्चुअली ये प्लान बी था, प्लान ए कभी नहीं था ये। अच्छा, एक माइंड में था कि अगर कुछ वो नहीं हुआ जो मैं चाहती थी तो मैं इस फील्ड में जाऊंगी, बट कहीं ना कहीं उसमें भी मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो फिर मैं इस एरिया में आई कि बट एटलीस्ट दिस इज प्लान बी जरूर है, बट ये इट्स अ वंडरफुल प्लान बी, ओके, कि जेआरएफ है, रिसर्च करेंगे, रिसर्च में भाई आपके आगे नाम के आगे डॉक्टर लगना है, आप एकेडमिकली सोसाइटी में जो एकेडमिक रिस्पेक्ट है, मतलब अपने आप में एक जो पीएचडी किया हुआ व्यक्ति है उसकी जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, एज वेल एज बाद में जॉब्स के लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी खुलती हैं। सो ठीक है, प्लान भी जरूर है, बट बहुत अच्छा प्लान भी है। सो मेरे हिसाब से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, बट थोड़ा वक्त निकाल के यूजीसी नेट भी कर ही लीजिए, बिकॉज वो आपको हमेशा एक सेफ हैंड देके चलेगा। आज नहीं, कल के दिन कभी भी जब आपको मन करे आप प्रोफेसर बन सकते हैं, बिकॉज नेट का सर्टिफिकेट तो हमेशा एलिजिबल है, आप कभी भी जाके अप्लाई कीजिए और अपना प्रोफेसरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है शादमा, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि पेपर 1 भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, और स्पेशली जो आर्ट फील्ड से स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने लाइक ह्यूमैनिटीज में अपना, जैसे सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इन सब के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, बट जो आपका लाइक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ा सा वीक होता है। सो मैथ्स हुआ, डीआई हुआ, और स्पेशली पेपर 1 के बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना वो बहुत इजीली ग्रैप्स नहीं होते और वहां पे परफॉर्मेंस खराब होता है। सो आपका क्या अप्रोच था कि पेपर 1 को मैं कैसे मैनेज करूंगी, एंड देन पेपर 2 को किस तरीके से? सो ऑफ कोर्स मेरा डीआई अच्छा नहीं था, मैथ्स अच्छा नहीं था, बट मैंने पीवाईक्यू से एनालाइज किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं पैटर्न है कि उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे। आपको क्या करना है, पेपर 1 के लिए भी और 2 के लिए भी आप मिनी सिलेबस अपने लिए प्रिपेयर कीजिए। ओके, नाइस। आपको ये एनालाइज करने की कौन से टॉपिक रिपीटेटिव हैं। आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होंगे। तो इफ आई टॉक अबाउट पेपर 1, तो आप रिसर्च कर रहे हो तो आपका आपसे पूछेंगे कि प्लेगरिज्म के बारे में पूछेंगे, रिसर्च एथिक्स क्वेश्चन आएगा, एथिक्स से क्वेश्चन आएगा, तो आप उसे अलग से रख लीजिए कि ये आपको प्रिपेयर करना ही है। आपको आईसीटी है, मैलवेयर से क्वेश्चंस आएंगे ये आपको, तो आपको उस तरह से एनालाइज करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है अपने टॉपिक्स को, क्योंकि आप सब चीज़ कवर नहीं कर सकते, तो आपको शॉर्ट लिस्ट करके उन पे काम करने की ज़रूरत है। और डीआई के मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालिए, अगर आप 5 में से 3 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। मतलब वो जो 5 क्वेश्चन है ना वो बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि उसको छोड़ दीजिए, छोड़िए मत, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। जैसा कि शादमा ने बोला कि अगर आप पैटर्न समझ लेंगे तो आप उसको भी कर पाएंगे। ये नहीं कि आप पूरा डीआई में बिल्कुल मैथ्स में धुरंधर हो जाए, नहीं होना है धुरंधर। बस बेसिक फॉर्मूलेज याद रखिए कि अच्छा हाँ किस पैटर्न पे डीआई क्वेश्चन आता है, परसेंटेज, एवरेज, जो भी चीजें हैं उनको ध्यान रखिए और आपका फिर भी आप उसमें से बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात मुझे मतलब अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने ये शब्द उपयोग नहीं किया, मिनी सिलेबस। ओके, आई वुड से कि मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं इस बात से कि इस पे अगर आपने थोड़ा काम कर लिया कि इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें से एक मिनी सिलेबस खुद तैयार कीजिए कि सही में कहां से सबसे ज्यादा टॉपिक आ रहा है। बिकॉज आपको कट ऑफ क्रैक करना है, आपको 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं क्रैक करने हैं, ना पॉलिटिकल साइंस में ना ही पेपर 1 में सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको उतने करने हैं जिससे आपका नेट जीआरएफ क्रैक हो जाए। सो वो जो मिनी सिलेबस है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट सभी लोग बनाइए। मतलब आई वुड से कि स्पेशली मैं शादमा की बात से इंस्पायर हो गया, आप सभी को ये बोलूंगा कि प्लीज सभी लोग एक मिनी सिलेबस, बिकॉज वो जो मेहनत आप करेंगे ना वो हमेशा आपको हेल्प करेगी, बिकॉज यू हैव एनालाइज द क्वेश्चन पेपर, यू हैव एनालाइज द सिलेबस एंड देन यू हैव क्रिएटेड अ चार्ट फॉर योरसेल्फ कि अच्छा ये चीजों में मुझे ज्यादा फोकस करना है। तो नहीं तो होता क्या कि एग्जाम के टाइम जब हम रिवीजन करने जाते हैं तो वहां पे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा आप कहां से पढ़ें, क्या सारा पढ़ें कि सारे नोट्स रिवाइज करें, सारी क्लासेस देखें, नहीं कर सकते आप। बट अगर आपने लिस्ट बना ली हुई कि अच्छा इनको तो पक्का पढ़ना ही है, इनसे क्वेश्चंस आएंगे, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, तो इट वुड बी ए इजी वे फॉर यू ऑब्वियसली। चलिए, सो एक अच्छी चीज मैंने आपसे सीखी और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि ये चीजें थोड़ा सा फॉलो कीजिए आपके, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट हाँ
एक सिलेबस में से एक मिनी सिलेबस बनाना बहुत अच्छा एक तरीका रहेगा। क्योंकि सर पेपर अगर हम 2 की बात करें तो फेमिनिज्म यूनिट 1 में एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मार्क्सिज्म ऐसा टॉपिक है जिसे पूछा ही जाएगा, तो आपको ऐसा ढूंढना है चीजें एटलीस्ट 8 to 10 टॉपिक्स कि जो आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, क्योंकि वो सबको आ रहे हैं, आपको नहीं आएंगे तो फिर आप पीछे छूट जाएंगे। चलिए, सो प्रिपरेशन कर रहे थे और स्पेशली आपकी तो जर्नी काफी लंबी रही है, ठीक है, 4th अटेम्प्ट था इसमें। सो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने भी 3 बार जो है लगातार असफलता देखी, और उसमें भी असफलता भी नहीं कि नेट भी नहीं हुआ, ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि 3 बार नेट भी नहीं हुआ, और उसके बाद अपने आप को फिर से मोटिवेट कर पाना कि फिर से चलो मैं 6 महीने तैयारी करती हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। सो वो जो एक होता है ना मोटिवेशनल एस्पेक्ट, वो कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में रखा, बिकॉज वो डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नेट तो कर लेते हैं बट जीआरएफ नहीं निकल पाता है। सो उन सभी को आपके लिए आपका क्या मैसेज है उन सभी के लिए? सर मैं बोलूँगी कि एनटीए ने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। अच्छा। क्योंकि यूजुअली 12 मंथ्स में 2 अटेम्प्ट देते हैं लोग। हाँ। मैंने 14 to 15 मंथ में 4 अटेम्प्ट दिए। हाँ, बैक टू बैक। यस, तो अक्टूबर का एग्जाम दिया था पहले, फिर मार्च, जून एंड देन दिसंबर। हाँ। तो काफ़ी जल्दी चीज़ें हो रही थी, डिमोटिवेट होने का कोई चांस ही नहीं था। लगातार दिसंबर का एग्जाम नहीं होगा पिछली साल कि वो जून में होगा, लेकिन सडनली उन्होंने बोला कि एग्जाम आपका होगा। यस, तो मार्च के लिए प्रिपेयर किया, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन हुआ था जून का जब एग्जाम नहीं निकला, कि मुझे लगा था कि 1-2 अटेम्प्ट में निकाल दूंगी, मैं इतनी भी शायद बुरी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन मुझे इतना टाइम लग गया। जून का बहुत डिमोटिवेट हुआ। मैंने एक चिट लगाई हुई थी अपने कमरे में कि इस बार मेरे को निकालना है किसी भी तरीके से, बट जून का अटेम्प्ट देने के बाद वो चिट निकाली और उसे रख दिया ड्रॉर में, लगा कि अब नहीं होगा। लेकिन फिर एक मोटिवेशन रहा कि नहीं, करना है आपको, किसी भी तरीके से आपको करना है। और इस बार भी फिर मैंने अपने आप को समझा लिया था कि अगर नहीं होता है तो मूव ऑन, बी पॉजिटिव एंड मूव ऑन। दैट्स अ गुड अप्रोच। ओके, बिकॉज कोई भी एग्जाम आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी खुशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ का हिस्सा है, आप उसका प्रयास करते हैं, एक जब तक बेस्ट प्रयास कर सके, ठीक है, मतलब ये नहीं कि हाँ जिंदगी भर करना है, बट हाँ जब तक बेस्ट आपको लग रहा है कि हाँ अभी आपके अंदर कुछ बचा है और एक बार आप ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए उसको, और थोड़ा सा अच्छी स्ट्रेटेजी से ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। जून के टाइम को लेकर जैसे मैं आप बोल रहा हूँ कि आप निराश हुए, तो वो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स निराश हुए थे, बिकॉज वो एक कुछ ऐसा ही पेपर बना देते थे जिसको सब किसी को हवा ही लगेगी कि अच्छा कहना क्या चाह रहे हो भाई, करना क्या चाह रहे हो। तो वो सिलेबस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन भी नहीं था, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई उस एग्जामिनेशन में, सिर्फ क्वेश्चन पेपर की नहीं और उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें थी। बट ठीक है, इस बार उन्होंने उसको वो क्या बोल सकते हैं कंपनसेट कर दिया, इस बार का पेपर काफी अच्छे से बनाया और इसलिए कट ऑफ भी इतना हाई गया। सो वैसे आपका कट ऑफ मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ स्कोर कितना हुआ था इस बार? इट वाज 228। 228, ओह माय गॉड, मतलब 216 पे तो नेट बेसिकली आपका जो जनरल कैटेगरी है कट ऑफ गया, उससे भी आपका काफी मतलब 12 मार्क्स ज्यादा हैं आपके। सो वंडरफुल स्कोर, सो कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना अच्छा शानदार स्कोर, मतलब जब फोड़ा तो ऐसा फोड़ा कि कुछ बचा नहीं उसके आगे। चलिए, इस बार मैं बहुत स्पेसिफिक थी अपने टारगेट को लेके कि मुझे 75 पॉलिटिकल साइंस में चाहिए और 35 पेपर 1 में चाहिए, मतलब 210 क्वेश्चंस आपने 110 क्वेश्चन आपने सेट कर लिए थे कि 110 का टारगेट आपने नहीं है, बट 114 गया स्कोर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो शादमा, जब प्रिपरेशन कर रहे थे, डिमोटिवेशन वगैरह वाला एस्पेक्ट तो आपके पास आपने एक बहुत अच्छी बताया कि लगातार जहां एग्जाम खत्म हुआ दूसरी प्रिपरेशन में आप लग गए, तो फिर वो बीच में गैप, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा अपने आप को गैप देंगे ना कहीं फिर वो धीरे से आप रिलैक्स होते हैं, यू स्टार्ट लेट्स से जजिंग योरसेल्फ कि आप सही में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अपने आप से सवाल पूछने लगते हैं। तो उस सिचुएशन में अपने आप को मत डालिए, क्लासेस में कनेक्टेड रहिए, मतलब जब भी क्लास चल रही है उसमें आते रहिए, स्टूडेंट्स के साथ बात करते रहिए, तो उसमें क्या आप कनेक्टेड फील होंगे, वो आप मतलब बोल सकते हैं कि एक एलियनेटेड फील नहीं होता, कि मतलब ठीक है और भी लोगों का नहीं हुआ है बट आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली होगा। एक और चीज आती है जो कि स्पेशली एग्जाम हॉल में एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पहले प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, एवरीथिंग इज फाइन फॉर देम, एग्जाम हॉल में जाके जो है वहां पे चीजें संभाल नहीं पाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे एकदम से स्टार्ट मतलब लाइक कंप्यूटर स्क्रीन खुली और 4-5 स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही ऐसे लग गए कि कुछ हवा ही नहीं लग रही, बाउंसर बॉल आ गई है, ठीक है। सो वहां पे बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं, और उसके बाद उनकी प्रिपरेशन जो है उसके आगे का जो मतलब पेपर है वो खराब हो जाता है। सो उसके बारे में अगर आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कैसा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर, कैसे टाइम मैनेज करना है?
तो सर उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं। जो इस बार डिफरेंट था मेरे साथ वो था रिवीजन और टेस्ट सीरीज, जो कि पहले अटेम्प्ट्स में नहीं हो पाया था। मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए, टेस्ट सीरीज ली हुई थी मैंने टेक्स्ट बुक से, तो वो मैंने लगाई पेपर 1 की, पेपर 2 के लिए, और 2018 से लेकर 23 तक सारे PYQs लगाए मैंने। एंड तो उससे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती, वेरियस एडवांटेज हैं टेस्ट सीरीज़ के। ऑफ कोर्स आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, और जो आपके पास ऑलरेडी है वो आप अप्लाई भी कर पा रहे हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पा रहे हैं कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में करना है। यूजुअली क्या होता है, 2 घंटे का टेस्ट सीरीज होता है पेपर 2 के लिए, तो मेरा कोशिश होता था कि मैं उसे 1 घंटे से पहले ही कर लूँ। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो गए उसके लिए। अब जब एग्ज़ाम में गए तो आप रेडी हैं उसको फेस करने के लिए। और आई वुड से कि पेपर जून का एग्ज़ाम था, तब मैं देखकर उसको बहुत एंशियस हो गई थी, मुझे बहुत नर्वस हो गई थी कि क्या होगा। और जब दिसंबर का दिया था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी देखकर उसको। बड़ा अच्छे क्वेश्चन है यार। यस, तो टेस्ट सीरीज आपका ये करती है कि आप दोनों ही सिचुएशन के लिए रेडी रहते हैं, आप दोनों ही फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब अगर आप फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते ही आपको रियलाइज होगा कि ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। वो चाहे एंजाइटी से हो या फिर ओवर एक्साइटमेंट, यस, एक्साइटमेंट से हो, तो वो चीज़ रहती है। आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो टेस्ट सीरीज को पहले से अच्छे से लगाइए, और उसमें भी बिल्कुल ये फील करिए कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं। ये मतलब कि बस ठीक है प्रैक्टिस करें, बिकॉज बहुत से लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते, टेस्ट सीरीज लगाते हैं बट उतनी सिंसियरिटी से नहीं, कि उसको वो वाला माहौल अपने आसपास नहीं क्रिएट करते कि हाँ एग्जाम हॉल में बैठे हैं। सो वो जो है आपको बताया कि कहाँ कहाँ फंस रहे हैं। हर टेस्ट सीरीज को लगाते टाइम आप ये देखिए कि कहाँ पे आप फंसे थे, मतलब आपने पेपर कर लिया, उसके बाद उसको बैठ के एनालाइज कीजिए कि आपके मार्क्स कहाँ कटे हैं, yes. और अगर कटे हैं तो किस कारण से कटे हैं। तो वो सब चीजें जब अगर आप पहले से एनालाइज कर लेंगे तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम हॉल, कि एग्जाम हॉल में मैं कैसे स्टडी, और वो एक प्री स्ट्रेटजी बना के जाइए कि एग्जाम हॉल में मुझे किस पेपर पे कितना टाइम देना है, उसके बाद जो रिव्यू वाले क्वेश्चन है उनके लिए कितना टाइम बचाना है। वो सब चीजें अगर आपसे पहले से प्लान आउट रहेंगे तो वहां पे आप मतलब उस मोमेंट पे आपको प्लान नहीं बनाना पड़ेगा। बस उस मोमेंट पे ऑलरेडी आपके पास इतना सारा प्रेशर होता है, इतने सारे बच्चे दिख रहे होते हैं कि वो एग्जाम दे रहे हैं, और एग्जाम में भी कुछ ना कुछ परेशान करते ही रहते हैं, वो तो उनकी आदत है, ठीक है। बट अगर आप अपने माइंडसेट से क्लियर जाइए कि हाँ मेरा ये प्लान है और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा वहां पे, और उसको आपने पहले से ही कई मॉक टेस्ट लगा के प्रैक्टिस किया, तो वो आपके लिए बहुत स्मूथ जर्नी रहेगी। कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ टफ क्वेश्चंस भी लगेंगे, बट उसमें भावुक होकर उन क्वेश्चन में फंस नहीं जाना। जहां लगा कि हाँ ये नहीं आ रहा, छोड़िए। 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को देना ही नहीं, मतलब उससे ज्यादा लग रहा है तो फिर उसको रिव्यू में देखेंगे हम, उसको रिव्यू में 2 मिनट दे दिए, 3 मिनट दे दीजिए, बट पहले मत उसको ज्यादा टाइम दीजिए। स्पेशली अगर आप लेंथी क्वेश्चंस हैं तो आप उसे स्किप ही कीजिए, क्योंकि वो आपको प्रेशराइज करने के लिए ही बनाए जाते हैं। exactly. तो आप उसे छोड़ के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, फटाफट उसे करने की कोशिश कीजिए। मतलब मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ वो आपका नॉलेज नहीं चेक करते हैं, आपका स्मार्टनेस, आपकी अलर्टनेस, आपका एटीट्यूड क्या है किसी चीजों को लेकर। आप कहीं फंसना चाहते हैं कि कहीं से सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, और सॉल्यूशन ये है कि आपको नेट जीआरएफ क्रैक करना, और उसके लिए जितने क्वेश्चन सही करने होते हैं उतने आपको बनने चाहिए। बाकी जो कुछ ऐसे आ रहे हैं मतलब उल्टे सीधे सवाल, उसको ठीक है बाद में हम देख लेंगे, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा क्या ही जा रहा है, वो हमारा रिजल्ट खराब नहीं करने वाला है। चलिए, सो काफी अच्छे तरीके से आपने बहुत बोल सकते हैं मैं प्रिपरेशन में जो भी कठिनाई आई, बट आज आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड आई वुड से कि वुड बी वेरी एस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी संघर्ष आए, आप बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, और फिर चलकर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। सो अभी आप लोगों ने पता हुआ कि कल की बात है, मैंने एक कविता भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि थोड़ा और चलना होगा, ठीक है, तुम्हें एक बार फिर लड़ना होगा। सो शादमा ने भी थोड़ा थोड़ा चलते रहे, बार बार असफलताएं मिली, बट हर बार कुछ बेहतर किया, हर बार कुछ बेहतर सीखा इस एग्जाम से, और फाइनली इस एग्जाम को क्रैक किया। सो बस आप लोग भी शिद्दत से लगे रहिए। और आखिरी में मैं शादमा आपसे पूछना चाहूंगा कि इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी का क्रेडिट आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर, जिसके साथ भी शेयर कर रहे थे, बिकॉज आपकी वीडियो जो है आपके घर वाले भी देखने चाहते हैं और आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे, तो उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज है तो ओवर टू यू। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक प्रेज गॉड फॉर ऑल माय सक्सेस। आफ्टर दैट मेरे पेरेंट्स की बहुत सारी दुआएं हैं मेरे साथ, मेरी फैमिली का सपोर्ट, उनका ट्रस्ट मेरे में है, तो उनके बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। और उन सभी टीचर को क्रेडिट दिया जाएगा इस चीज़ का, क्योंकि उनसे मैंने कहीं ना कहीं कुछ सीखा है, स्पेशली आपसे, क्योंकि मैं आपसे 1 साल से टच में हूँ, आपसे कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। मैराथन्स
वीडियो लेक्चर्स, आपकी डांट कि सुधर जाओ ज्यादा हो जाती है। तो वो सब उसके लिए क्रेडिट मैं आपको दूंगी सर। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, सो शादमा से हमने बहुत कुछ सीखा, एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एग्जाम प्रिपरेशन करते टाइम क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ये जो मिनी सिलेबस वाली बात है आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत हेल्प करने वाली है आपको जून वाले अटेम्प्ट में। चलिए, सो इसी तरीके से शानदार इंस्पायरिंग स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज हम लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे लाते रहेंगे, आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। और जो स्ट्रेटजी है, मोटिवेशन के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीचर तो आप लोगों को बताते रहते हैं कि कैसे पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, जिसने एग्जाम क्रैक किया है अभी फिलहाल में, उनका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो आपको हमेशा एक सही गाइडेंस देता है और सही सॉल्यूशंस बताता है आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं वही सिमिलर प्रॉब्लम्स उन्होंने भी फेस किया अपने प्रिपरेशन के टाइम में। सो इन चीजों का ध्यान रखें, उसको अप्लाई करें। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि जून 2024 में आप सभी को भी सक्सेस मिलेगी। ओके, सो कीप वॉचिंग द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।